हम देख रहे हैं क्लास 6 का एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है। मैंने इसके हिंदी एडिशन का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं इसमें से मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम देखेंगे आगे इंडिया डेट इज़ भारत, जिसका हिंदी एडिशन हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं इंग्लिश एडिशन में आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ये इंग्लिश में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। यह क्लास 6 के लिए चैप्टर 5 है, लेकिन हिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। इंडिया डेट इज भारत। इन इंडिया एट ए वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी, क्या था? स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी was made complete and become the very stuff of the life of all this great surge of humanity between Himalayas and the two seas। तो इसमें श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं कि भारत जो था प्रारंभिक काल से ही स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी, मतलब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, was made complete and become the very stuff of the life। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता भारत में शुरू से ही था, मतलब शुरू से ही था। और कहाँ से कहाँ ये भारत को बता रहे हैं? हिमालय और दो समुद्रों के बीच यह हमेशा से क्या रहा? एक मानवता का एक अभिन्न धारा रहा। ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी, महान मानवता की क्या था? जीवन धारा था। किसके किसके बीच में? हिमालय और दो सी। तो हिमालय और दो सी का नाम यहाँ पे कौन कौन आ रहा है? एक अरब सागर, एक बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशियन का क्या है? दोनों पार्ट। ये देखिए दिखाया जा रहा है सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स एगो, नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूपा। ये जो है ग्रेट सांची स्तूपा से लिया गया क्या है? नॉर्थ गेट से लिया गया पूरा पार्ट है। अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको कि लोग क्या क्या धनुष बाण इस्तेमाल कर रहे हैं, भाले इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे औजार बनाया जा रहा है, हाथी भी हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। किस तरह से रह रहे हैं इसमें बहुत कुछ को क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। आगे देखते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया। भारत को हम कैसे डिफाइंड करते हैं, मतलब परिभाषित करते हैं। व्हाट वेयर द एंशियंट नेम्स फॉर इंडिया, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे? तो देखिए इधर हिमालय हो गया, इधर दो सी, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर हिमालय हो गया। तो इसके बीच में श्री अरविंदो कहते हैं कि इसके बीच में जीवन धारा क्या था? बहते जा रहा था, है ना। ये हिमालयाज हो गया। तो आप अगर इस कभी भी मानचित्र को देखें तो थोड़ा देर के लिए ठहरे और उस मानचित्र को थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए अगर रिवर देखेंगे तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। 7 नदियां यहाँ मिलती थी। तो क्या क्या मिलती थी? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? 7 नदियां, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। जो सरस्वती अब लुप्त हो गई है, जिसको बाद में घग्गर का नाम दिया गया है। तो और फिर अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से फिर ये क्या है? पूरे इंडस रिवर का एक तरह से जैसे गंगा में यमुना मिलती है उसी तरह से इंडस में ये नदियाँ आके मिलती है। झेलम, चिनाब,
रावी, ब्यास, सतलज, और इंडस और सरस्वती अलग से है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये इंडस से लेके सरस्वती के बीच में फैला हुआ है ना। तो इंडस से लेके सरस्वती के बीच में फैला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, और इसको सप्त सिंधु क्षेत्र बोलते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो गंगा नदी मिलेगा, उसमें यमुना आके मिलती है, चंबल मिलती है, और ये गंगा नदी डेल्टा बनाते हुए इंडिया और बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, डेल्टा बनाते हुए। फिर इधर देखें, ये दो नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ मूव करती हैं। ये दो नदियां, एक नर्मदा और एक ताप्ती, एक नर्मदा और एक ताप्ती। उसी तरह से अगर हम इधर जाएंगे तो हमेशा एक सीक्वेंस में याद करने का प्रयास कीजिए, चाहे नॉर्थ से साउथ, चाहे साउथ से नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार नदियों को यहाँ दिखाया गया, और ये हर नदियाँ अब अलग अलग जगह पे डेल्टा बनाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट विथ सम ऑफ इट्स रिवर। टुडे the India we know is modern nation with defined borders, defined states and known population। अगर हम मॉडर्न डे का बात करें तो मॉडर्न नेशन जो है उसका डिफाइंड है, बॉर्डर भी, स्टेट भी, और उसका पॉपुलेशन भी हम जान रहे हैं कि क्या है। हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स एगो। 500 ईयर्स एगो अगर हम चल जाएंगे तो क्या है, ये काफ़ी डिफरेंट है। तो इंडिया 500 साल पहले, 2000 ईयर्स एगो, या इवन 5000 ईयर्स एगो क्या था, काफ़ी डिफरेंट था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफ्टेन कॉल्ड द इंडियन सब कंटिनेंट। इस समय के रीजन को इंडिया नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट में कुछ पाकिस्तान, कभी मौर्यन एम्पायर जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पूरा पार्ट क्या था, इंडिया का एक पार्ट था, और साउथ का कुछ पार्ट छूट गया था, वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं था। हैज़ हैड मेनी डिफरेंट नेम्स, और उनके क्या थे, अलग अलग नाम भी थे, एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज, और हमेशा बाउंड्रीज क्या हो रहे थे, शिफ्टिंग हो रहे थे। लेकिन आज जो डिफाइंड बाउंड्री देखते हैं वो जिसको इंडिया कहते हैं, उस समय वो इंडियन सब कंटिनेंट का अलग अलग पार्ट था। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड इवोल्यूशन फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। तो हम लोग जो इंडियन पास्ट को जो पढ़ रहे हैं या इवोल्यूशन जो बदलाव को पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंट सोर्सों से पढ़ रहे हैं। और हमने ऊपर देखा भी है, वो अलग बात है कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो मैंने देखा या जो मैंने वीडियो बनाया था वो 1 साल पहले बनाया था, लेकिन टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट सोर्स है। लेटेस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या सोर्स है, क्या क्या इसका कैसे नाम अलग अलग हुआ। कंसीडर द फिजिकल मैप of the Indian subcontinent at the start of the chapter. What are its natural boundaries? नेचुरल बाउंड्रीज क्या है, तो एक तरफ हिमालय है और एक तरफ क्या है, एक तरफ आप देख सकते हैं कि हिमालय है, एक तरफ अरेबियन सी है, वे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है, ये हिंद महासागर का एक पार्ट है। क्या है, हिंद महासागर का दोनों एक पार्ट है। In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors। मतलब इसका नाम जो पड़ा हिस्ट्री में, अलग अलग जो नाम पड़ा, एक तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने नाम दिया और एक बाहर से आने वाले लोगों ने नाम दिया। ठीक है, these names comes to us from ancient text, accounts of, एक तो आता है एंशियंट टेक्स्ट से आ जाता है, कहीं कहीं अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, जो लोग यात्रा किए हैं यात्री से आ जाता है, और कहीं कहीं तीर्थ यात्रियों द्वारा दिया जाता है, और कहीं कहीं इनक्रिप्शन शिलालेखों पे भी उनके वृत्तांत मिलते हैं। तो ये जो है
मतलब इनहेबिटेंट्स और विजिटर द्वारा जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो कहाँ दिखते हैं, तो एंशिएंट टेक्स्ट में दिखते हैं, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स में दिखते हैं, एंड पिलग्रिम्स में दिखते हैं, एंड इनक्रिप्शंस में दिखते हैं। मतलब यात्री और तीर्थयात्री के वृत्तांतों में मिलता है। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है पीपुल हु लाइव इन ए पार्टिकुलर पैलेस, जो एक निश्चित जगह पे रहते हो उसको कहते हैं इनहेबिटेंट्स। तो अब देखते हैं कि इनहेबिटेंट्स और विजिटर क्या क्या नाम दिए। हाउ इंडियन नेम्स इंडिया। द ऋग्वेदा, पहला एंशियंट टेक्स्ट है ऋग्वेदा, इज इंडिया मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, बहुत पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है ना। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, रीजन है सब कंटिनेंट का, उसको सप्त सिंधवा कहा जाता था, सप्त सिंधवा। दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, और वो 7 रिवर्स क्या क्या हैं, इंडस से शुरू होते हैं और सरस्वती पे कहाँ होते हैं, खत्म होते हैं। तो पहला इंडस, अगर हम चलेंगे किधर से, हम चलेंगे नॉर्थ से या वेस्ट से ईस्ट के तरफ हम चलेंगे, तब ये नाम है इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर क्या है व्यास, फिर सतलज, और फिर सरस्वती। इंडस, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, अच्छा एक और रावी छूट गया, रावी। चेनाब के बाद आ जाता है रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, और फिर सरस्वती। तो ये 7 नाम जो है, आप इसी 7 नदियों के नाम से, जो इंडस से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, सरस्वती पे ख़त्म होता है, अगर हम वेस्ट से ईस्ट के तरफ जाएंगे तो, है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये क्या है, सप्त सिंधवा कहते हैं इसको, 7 रिवर्स ऑफ लैंड कहते हैं। द वर्ड सिंधवा comes from सिंधु which refers to the इंडस रिवर। सिंधवा किससे आया है, सिंधु शब्द से आया है, जिसको इंडस रिवर कहते हैं, या एट टाइम्स टू ए रिवर इन जनरल, और ये पूरे को नदियां कहते थे, इंडस रिवर। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया appear in the literature। द महाभारत क्या है, इंडिया का 2 महाकाव्य हैं, 2 इपिक हैं, एक महाभारत और एक रामायण। तो द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। मोस्ट फेमस टेक्स्ट वी रीड अबाउट इन द थीम आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन में हम पढ़ेंगे उसको। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मेनी रीजन्स सच एज काश्मीरा, मोर या लेस टुडे कश्मीर, कुरुक्षेत्र, पार्ट्स ऑफ हरियाणा टुडे, बंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, प्रयाग ज्योतिष क्या कहते हैं उसको, आज का असम, और कच्छ, आज का कच्छ, केरला, आज का केरला। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कश्मीरा को तो कश्मीर कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र एक अलग नाम है जिसको हरियाणा को बोलते हैं, बंगा बंगाल को बोलते हैं, प्रयाग ज्योतिष जो है ये असम को बोलते हैं, मिलता नहीं है, कच्चा कच्छ से मिलता है और केरला केरला से मिलता है।
तो दो नाम कुरुक्षेत्र और प्रयाग ज्योतिष जो है, ये दोनों नाम का नामांकन काफ़ी अलग हो गया। डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप फिगर 5.4 ऑन पेज 79। तो हम लोग पेज 79 में हम देखेंगे कि क्या हम इस नामों को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नाम है गंधार, कंबोज, मदरा, वाहलिका, सौरवीरा, ये सब नाम है। दर्शना, पंचाल, यहाँ पे बंगा, तो ये बंगा जैसे हमको मिल रहा है, प्रयाग ज्योतिष हमको मिल रहा है ना। तो इस तरह के नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। मगध है, अंग है, करूसा है, अवंती है, तो बहुत सारे नाम। देखिए ये बाहुबली फिल्म में था, महेशमती है। तो इस तरह के नाम हमको यहाँ पहले से मिल रहा है। ये क्या है? मैप ऑफ फ्यू रीजन्स लिस्टेड इन महाभारत। Many of them are also mentioned in the text as kingdom. You do not need to remember those regions, but notice how they cover the entire geography of the subcontinent. मतलब ये दिखाया जा रहा है कि महाभारत में लगभग सभी कंटिनेंट को, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे इतिहासकार ये बोलते भी हैं कि बहुत कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है इंडियन सब कंटिनेंट का जहाँ पे पांडव लोग नहीं गए हों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महाभारत में क्या क्या नाम था। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस ए नेम फॉर द इंटायर इंडियन सब कंटिनेंट, इसका मतलब है कि लेकिन हमको कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला पता नहीं। बिकॉज एंशियंट टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। चूँकि भारतीय जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको देख के मतलब कि डेट का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। द महाभारत यूजेज द टर्म भारतवर्षा। महाभारत में क्या यूज हुआ है? भारतवर्षा, ये महाभारत में यूज हुआ है। एंड जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप भी यूज हुआ है। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स। और उनका एक सामान्य मतलब सहमति है स्कॉलर्स के बीच में कि ये जो पोएम लिखा गया है ये कुछ ही सेंचुरी पहले BC के लिखा गया है, जो महाकाव्य जो है महाभारत लिखा गया है। द फर्स्ट टर्म जो है भारतवर्षा क्लियरली एक्सटेंड टू द इंटायर सब कंटिनेंट। यह क्या है? एक्सटेंड है पूरा इंटायर सब कंटिनेंट के लिए। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपुल्स। और इस टेक्स्ट में क्या है कि इसमें जो प्रयुक्त हुआ है बहुत सारे नदियों को नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपुल्स का नाम प्रयुक्त हुआ है। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारत। भारतवर्ष का मतलब है द कंट्री ऑफ द भारत, मतलब भारत। और ये क्या था? भरत जो थे वो एक जन थे, बाद में बहुत सारे राजा भी इस नाम पे पड़ गए। भरत इज ए नेम डैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद। तो सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ है? ऋग्वेद में। और फिर भारतवर्ष का नाम कहाँ लिया गया? महाभारत में भी। वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप। ये क्या था? एक मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपुल्स था। क्या था? वैदिक ग्रुप ऑफ पीपुल्स था। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम्ड भारत आर मेंशन्ड। जो हम भारत की कहानी पढ़ते हैं वो बाद में, बहुत बाद में आया।
उसके पहले क्या था भरत? एक ऋग्वेद में मेंशन एक वैदिक ग्रुप था, जैसे भरत, कुरु, पौरव, कौरव, पांडव इस तरह के नाम थे, उसी तरह से भरत भी एक नाम था। द सेकेंड टर्म जम्बूदीपा मीन्स द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जम्मू ट्री। जो जामुन का जो होता है वो पेड़ के बहुतियात होने के कारण, बहुत ज़्यादा होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप कहा जाता था। दिस इंडेड ए कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया। यह इंडिया के लिए क्या था? नेटिव ट्री था, और इसको क्या कहते थे? जम्बुल ट्री, मालाबार प्लम ट्री, ये सब नाम था। किसको? जामुन के पेड़ को जम्बुल ट्री भी कहते थे और मालाबार प्लम ट्री भी कहते थे। जम्बूदीपा कम टू मीन द इंडियन सब कंटिनेंट, और यही जम्बूद्वीप क्या बन गया? इंडिया के लिए एक इंडियन सब कंटिनेंट के लिए पर्याय बन गया, मतलब एक मतलब निकल गया, एक माने निकल गया। In fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashoka, and we will meet him later. हम इनसे बाद में मिलेंगे। For now, we can take this date to be about 250 BCE। मतलब इनका डेट कब माना जा रहा है? 250 BC। बाद में हम इनके बारे में डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। As we will see, he left us many inscription। ये क्या किए हैं? बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को छोड़ के गए। इन वन ऑफ देम ही यूज्ड द सेम नेम जम्बूदीपा, और उन्होंने एक इंस्क्रिप्शंस पे जम्बूद्वीप का नाम क्या है? लिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये नाम काफ़ी प्रचलित था। और डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, मतलब विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। ये तीनों कंट्री को मिला के क्या कहा जाता था? इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता था। ठीक है, ये सब नाम हम देखे हैं। अब आगे देखते हैं। फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत बिकम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सबकंटिनेंट। For instance, in an ancient text called the विष्णु पुराण we read, और कुछ शताब्दियों के बाद यह भारत नाम जो है क्या हो गया? कॉमन हो गया इंडियन सबकंटिनेंट के लिए। जैसे हम विष्णु पुराण में देखते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भरत नाम। क्या कह रहे हैं? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम। द कंट्री डेट लाइज, इसका मतलब क्या है? द कंट्री डेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। मतलब कि ओशियन और क्या है? माउंटेन के बीच में समुद्र और हिमाद्रश्च, ये दो गो टर्म यूज किया है। उत्तर में क्या है? समुद्र, और दक्षिण में क्या है? हिमाद्रश्च। तो ये आपस में ये उत्तरम समुद्रस्य का नाम लिया गया, और इसको क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में जो देश है उसका नाम भारत है। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज्ड इवन टुडे। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटेन एज भारत, while in South India it is often called भारतम। क्या बोलते हैं? भारतम। तो हम लोग ये नॉर्थ में बोलते हैं, और ये कहाँ बोलते हैं? साउथ में बोलते हैं, है ना। हैव यू आइडेंटिफाई द स्नोई माउंटेन्स? तो वह स्नोई माउंटेन्स क्या है? हिमालय। डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? तो काफ़ी हद तक ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भारत को क्या करता है? डिस्क्रिप्शन पूरा सही है।
It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India, और different parts of the country अदर देश भी क्या है, नाम अलग अलग लिया. जैसे फॉर इंस्टेंट ए पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the oceans on the east and on the west. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य में भी एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका राज्य दक्षिण में केप कुमारी से लेके उत्तर में महान पर्वत तक, पूरब के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है. तो ये तमिल लिटरेचर में भी क्या है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम लिया गया जो 2000 साल क्या है पुराना, जिसमें केप कन्याकुमारी से लेके ग्रेट माउंटेन तक और ओशियन ईस्ट में और वेस्ट में भी लिया गया. और ये देश, यू कैन रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ हिमालय एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी. इट लुक्स लाइक एंशियंट इंडियन न्यू देयर ज्योग्राफी वेल. और इससे पता चलता है कि हमारे प्राचीन जो लोग थे वे भारत के भूगोल को सही से समझते थे. द इंडियन Constitution, which was first written in English, uses the phrase India that is भारत. और ये क्या है, यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. Right at the beginning, similarly, the Hindi version of the Constitution mention the same as भारत अर्थम इंडिया. भारत जिसका अर्थ है इंडिया. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ए डॉक्यूमेंट है that spells out the basic principles and laws of nation. बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज का क्या है, एक डॉक्यूमेंट से. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 कम इनटू फोर्स इन 1950. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1950 में लागू हुआ और ये हम ग्रेड 7 में पढ़ेंगे. In this reproduction of the first page of the original Constitution of India, can you make out the phrase India that is भारत? ये कह रहा है कि जो हमने 82 पृष्ठ पे देखा था, 82 पृष्ठ पे कहाँ चला गया, देखो ये 82 पृष्ठ पे लिखा भी है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और पहला ही लिखा है लाइन इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स. तो ये जो है पहला लाइन लिखा है. तो यही इसी को हम कह सकते हैं कि इसको कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या हम इसको समझ सकते हैं. तो इस बात का मतलब यही है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट अभी इंडिया बचा है उसका मतलब है. ठीक है, अब तक हमने पढ़ रहा था कि एंशिएंट टेक्स्ट में कैसे नाम पढ़ा और फिर इंस्क्रिप्शन में कैसे नाम पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेनर कैसे इसका नाम दिए. द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वेयर द पर्सियन. पहला जो नाम दिया इसका पर्सियन दिया. द एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, वो ईरान के रहने वाले लोगों को पर्सियन कहा जाता है. इन द 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River. वो मतलब ईरान से चल के इंडस रिवर के किधर, वेस्ट में पार्ट में वो क्या किए, मिलिट्री कैंपेन किए और वहाँ तक पहुँच गए. तो विच एज वी सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, और उसको क्या बोले, वो सिंधु बोले. सो इट इज नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन द पर्सियन रेफर टू इंडिया एज हिंद या हिंदू या हिंदू, हिंदू या हिंदू या हिंद. क्यों, चूंकि उनके लैंग्वेज में एस वर्ड था ही नहीं. विच आर एडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु.
चूंकि एंशियंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली जोग्राफिकल टर्म, इट डज नॉट रेफर हेयर टू द हिंदू रिलीजन, इसका हिंदू रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिंधु को क्या किया, हिंदू कर दिया। चूंकि उनके जो मतलब कि लेख थे, उनका जो लिटरेचर था उसमें एस वर्ड नहीं होने के चलते वो सिंधु को हिंदू कर दिए। बेस्ड ऑन दिज पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक्स, और इसी पर्शियन सोर्स पे ग्रीक लोग क्या कर दिए, इसको इंडोई कर दिए, चूंकि उनके यहाँ एच नहीं था। दे ड्रॉप्ड द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डज नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक। ये लेटर क्या था, ग्रीक में अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो एच को ड्रॉप कर दिए। एस पहले ड्रॉप हो गया चूंकि वो उच्चारण नहीं कर पा रहे थे और सिंधु को हिंदू कह रहे थे, तो उच्चारण के चलते एस ड्रॉप हो गया और यहाँ इनके लिटरेचर में ना होने के चलते एच ड्रॉप हो गया। तो सिंधु बन गया हिंदू और हिंदू बन गया इंडोई या इंडिके। द एंशियंट चाइनीज, अब चाइनीज लोग जो आए वो भी इंटरेक्ट हुए इंडिया से। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंतु। अब देखिए आप यहाँ क्या है, चाइनीज के नाम यांगसी, यंगत्से ऐसे करके रहते हैं, बाई से रहते हैं ज़्यादातर नाम, इसलिए वो इंदू को क्या कर दिए, इंदू, इंदू ही बोल रहे हैं लेकिन बाई लगा के बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सिंधु से हो गया हिंदू और हिंदू से हो गया इंडोई या इंडिके या इंदू, और बाद में चीनी लोग बना दिए इसको यिंदू, येंदू। कैसे लिखते हैं, ये लिखेंगे इंदू और ये हम पढ़ रहे हैं येंदू। तो इस तरह से क्या हो गया, चीनी लोग अलग अलग नाम दे दिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पहला पेज है जो कैलीग्राफी में लिखा गया है, और उसी में ये फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिप्रिंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट के अंतर्गत रहता है, 2000 से लिया गया। ठीक है, अब सबसे रिनॉन्ड पर्सनालिटी पढ़ते हैं हम जो प्राचीन भारत के थे, उनका नाम था, हम लोग हिंदी में तो इनको, जैसे चाइनीज में इनको जुआन जेंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जुआन जेंग कहते हैं, लेकिन हम लोग इनका नाम क्या कर दिए, हुएन सांग। इनको क्या कर दिए, हुएन सांग हम लोग उच्चारित करने लगे। तो जिस तरह से हमने नाम बदल दिया उसी तरह से उन्होंने भी हमारे नाम का उच्चारण बदल दिया। ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया, और ये कहाँ से आए, चाइना से इंडिया आए। कब आए, 7th सेंचुरी सीई। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सीई है ना, ये जानकारी जरूरी है कि ये सी में आए, बीसीई का बात नहीं कर रहे। ही विजिटेड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेट स्कॉलर्स, कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स। देयर ही ट्रांसलेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी हाथ से लिखा गया था उस समय उसको लेके गए जो संस्कृत में था और उसको चाइनीज में क्या किए, कन्वर्ट किए। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द centuries. Another Chinese word also derived from Sindhu, was Tenju, but this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India. जैसे जुआन जांग आए थे और यहाँ से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट को ले गए जिसको संस्कृत से चाइनीज़ में कन्वर्ट किए, और भी सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिट किए कंट्री को। तो उन लोग जो है इंडिया को, एंशिएंट चाइनीज़ के लोग बुद्धा का देश मानते हुए काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, और सिंधु के जगह पे तेंजू कहते थे, जिसका मतलब होता था हेवनली मास्टर। क्या होता था, हेवनली मास्टर, मतलब एक महत्वपूर्ण क्या है, मास्टर है, मतलब वो एक शिक्षक के रूप में पदवी देते थे। हैड फॉर इंडिया इज द लैंड ऑफ द बुद्धा,
क्योंकि वो क्या मानते थे इंडिया को? लैंड ऑफ द बुद्धा मानते थे, जितने भी चाइनीज आए थे, सेवरल स्कॉलर्स। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विथ ए मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, बट यू मे नॉट नो डैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन ए पर्सियन इंस्क्रिप्शन। इसका सबसे पहले यूज कहाँ किया गया? पर्सियन इंस्क्रिप्शन में, सम 1800 ईयर्स एगो। Later on, this became the term used by most inventors of India to describe the Indian subcontinent। मतलब क्या था? हिंदुस्तान ऐसा नहीं था कि हिंदुओं का जगह था, ऐसा सोच के उन लोगों ने नहीं बोला था। और लेटर बाद में ये पर्शियन इंस्क्रिप्शन में मिला और बाद में इसको इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होने लगा। तो कैन भी सब सिंधु सबसे निकला। सिंधु के बाद वाले क्षेत्र को इंडिया कहते हैं, इंडियन सब कंटिनेंट कहते हैं, उसी के नाम पे अलग अलग नाम पड़े। जैसे पर्शियन लोग हम लोग को हिंदू कहने लगे, ग्रीक लोग इंडियाई कहने लगे, लैटिन में इंडिया बोला जाता है, लैटिन में बोला जाता है, क्या है? लैटिन में इंडिया बोला जाता है। चाइनीज में येंतु या येंदू बोलने लगे, अरेबिक एंड पर्शियन दोनों में हिंदुस्तान बोलने लगे। इंग्लिश में भी इंडिया बोला जाता है और फ्रेंच में इंडे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडे। तो ये अलग अलग इंडिया के नाम हैं जिनको आपको याद भी रखना है और समझना भी है। तो इस तरह से इंडिया डेट इज़ भारत हमने देख लिया। अब उसका जिस्ट देख लेते हैं। इंडिया इज़ एन एंशियंट लैंड विच हैड मेनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। बहुत सारे इसके नाम रहे, कुछ एंशियंट टेक्स्ट में रहे तो कुछ इंस्क्रिप्शन में रहे। The names given by the ancient inhabitants of India include Jambudip, Bharat. The latter become widespread in time and is the name of India in most Indian language। पहले के जो एंशियंट इनहेबिटेंट्स थे वो जम्बूद्वीप और भारत बोलते थे, क्योंकि जो सिंधु वाला क्षेत्र था वहाँ पे भरत जन रहते थे, जिसका कहाँ पे उल्लेख है? वेद में उल्लेख है। बाद यहाँ पे जम्बूल वृक्ष का अधिकता होने के चलते इसको जम्बूद्वीप कहते थे और ये सभी लैंग्वेज में यह नाम पाया जाने लगा। लेकिन जब फॉरेन विजिटर्स या इन्वेंडर्स आए इंडिया में तो मोस्टली एडॉप्टेड नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम द सिंधु या इंडस रिवर। दिस रिजल्टेड इन नेम्स लाइक हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। ये ऊपर आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि पर्शियन लोग इसको हिंदू, तो ग्रीक लोग इंडोई, लैटिन लोग में इंडिया, चाइनीज लोग यिंतू या हिंदू, अरेबिक और पर्शियन हिंदुस्तान और इंग्लिश में इंडिया, फ्रेंच में इंडे। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ। आपका दूसरा अध्याय जो 1 साल बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे जल्दी।